हे महात्मा, मुझे आपकी माया का ज्ञान नहीं था। यह मेरी भूल थी। साधु के शब्दों के साथ ही राजा की काया बदलने लगी। वह धीरे धीरे एक रंग बिरंगे तोते में बदल गए। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो और मेरे पुत्र को कहाँ ले गई हो? राजा को पत्थर की मूर्ति में बदल देता है। राजा विक्रम अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर गए थे। तभी उनकी नजर एक सुनहरे रंग के अद्भुत हिरण पर पड़ी। अरे वाह, ऐसा सुंदर हिरण तो मैंने कभी नहीं देखा। इसका शिकार करके मैं इसकी खाल अपने दरबार में सजाऊंगा। राजा उस सुनहरे हिरण की सुंदरता से इतने मोहित हो गए कि शिकार की धुन में उन्होंने तीर चलाकर उसे घायल कर दिया। हिरण जैसे ही घायल हुआ, उसने अपना रूप बदल लिया। अचानक वह एक साधु में परिवर्तित हो गया। राजा ये देखकर चौंक उठे और उन्हें पछतावा होने लगा। हे राजन, तुमने एक निर्दोष प्राणी का शिकार किया, परंतु मैं कोई साधारण हिरण नहीं था। मैंने यह रूप इसलिए धारण किया था ताकि जंगल की शांति में ध्यान कर सकूं। तुमने मेरी तपस्या भंग की है। इस पाप का दंड तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए हे महात्मा, मुझे आपकी माया का ज्ञान नहीं था। यह मेरी भूल थी। हे राजन, अपनी भूल की माफी तुम स्वयं से मांगो। जिस प्रकार तुमने इस सुनहरे हिरण का शिकार किया और इसकी सुंदरता से मोहित हुए, उसी प्रकार तुम्हें भी इस सुंदरता का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। साधु ने राजा को श्राप देते हुए कहा, तुम एक सुंदर रंग बिरंगे तोते में बदल जाओगे। हर कोई तुम्हारी सुंदरता से मोहित होकर तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा, जैसे तुमने इस हिरण को पकड़ा। तुम्हें इस श्राप से मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम किसी अन्य राजा की निस्वार्थ भाव से सहायता नहीं कर देते। साधु के शब्दों के साथ ही राजा की काया बदलने लगी। वह धीरे धीरे एक रंग बिरंगे तोते में बदल गए। राजा विक्रम अब एक तोते के रूप में इधर उधर उड़ते रहते। जंगल में कई लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। किसी ने पिंजरे में डालने की कोशिश की तो कोई उन्हें बाजार में बेचने के लिए पकड़ना चाहता था। राजा के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी। हर कोई उनकी सुंदरता से आकर्षित होता था, लेकिन राजा को यह सुंदरता अब अभिशाप से लगने लगी थी। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए जा रहा था कि तभी जंगल में उसे एक रंग बिरंगा तोता दिखाई देता है। अरे वाह, यह तोता कितना सुंदर है। यह अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसे अच्छे खासे रुपए में बेच सकता हूँ। चलो फिर इसे पकड़ ही लेता हूँ। शिकारी तुरंत उस पेड़ पर अपना जाल डाल देता है और तोते को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेता है। चलो भाई, आज का काम तो हो गया। अब इसे बाजार ले जाता हूँ और देखता हूँ यह कितने रुपए देता है मुझे। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। अरे बाप रे, यह क्या? यह तोता तो बोलने वाला है। वाह, मजा आ गया। अब तो यह मुंह मांगी कीमत देगा। तोता बार बार चीखता रहता है, लेकिन शिकारी उसकी एक नहीं सुनता और उसे लेकर जा रहा होता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। शिकारी उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है। शिकारी तोते को अपने साथ ही लेकर जाने लगता है। तभी उधर से एक राजकुमार गुजर रहा होता है, जो उस तोते को देख लेता है। अरे, यह तोता तो बोलने वाला तोता है और कितना प्यारा भी है। यह तोता तो मेरे पास होना चाहिए। राजकुमार शिकारी के पास जाकर कहता है, यह तोता मुझे पसंद आ गया है, इसे मुझे दे दो। इसे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, इसे तो मैं बाजार में बेचने जा रहा हूँ। लगता है तुम जानते नहीं हो कौन हूँ मैं। मैं इस राज्य के राजा का पुत्र और एक राजकुमार हूँ। मुझे ना कहने पर तुम्हारी जान कौन बचाएगा? राजकुमार की बातें सुनकर
शिकारी डर जाता है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है शिकारी। इससे पहले कि मैं कुछ करूं, यह तोता मुझे दे दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। राजकुमार के इतना कहते ही शिकारी डर के मारे कांपने लगता है। तुरंत राजकुमार को तोता देकर वहां से निकल जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, आपने मेरी जान बचाई उस शिकारी से, नहीं तो वह पता नहीं मेरा क्या करता। अर्जुन, यह देखो, मैं एक तोता लाया हूँ जो कि एक बोलने वाला तोता है और कितना प्यारा भी है। भैया, यह तो सच में बहुत सुंदर है। इसके पंख तो इंद्रधनुष जैसे लग रहे हैं और यह बोलने वाला है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ और आप जैसे प्यारे राजकुमारों के साथ रहकर तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। अर्जुन ये सुनकर खुशी से उछल पड़ता है। भैया, ये सच में बोल रहा है। मैंने तो कभी ऐसा तोता नहीं देखा। मुझे इस तोते के साथ ढेर सारी बातें करनी है। क्या यह अब हमारे साथ ही रहेगा? हाँ अर्जुन, यह अब हमारे महल का हिस्सा है, लेकिन ध्यान रखना, इसे प्यार और देखभाल चाहिए। यह कोई साधारण तोता नहीं है। अर्जुन पिंजरे के पास जाकर धीरे से उसे देखता है। तोते, तुम कहाँ से आए हो और तुम इतने प्यारे क्यों हो? मैं जंगल से आया हूँ। अब राजवीर और अर्जुन दोनों उस तोते से ढेर सारी बातें करते हैं। मेरे प्यारे तोते, चलो आज तुम्हें बाहर घुमा देता हूँ, और मैं भी कई दिनों से बाहर नहीं गया हूँ, तो जरा आज खेत, खलियान और जंगल घूम के आते हैं। राजवीर उस तोते को लेकर सैर पर निकल जाता है। तोता और राजकुमार राजवीर जंगल की सैर कर रहे होते हैं। तभी तोते की नजर एक गड्ढे से निकल रही चमकदार रोशनी पर पड़ती है। राजकुमार, वहाँ देखिए, उस गड्ढे से कितनी तेज रोशनी निकल रही है। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं लगता। हाँ तोते, यह बहुत अजीब है। इस जंगल में पहले कभी ऐसा गड्ढा नहीं देखा। लगता है इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। मुझे इसे करीब से देखना होगा। तोता फुर्ती से राजवीर के कंधे पर आकर बैठ जाता है। राजकुमार, मैं आपको सलाह दूंगा कि इस गड्ढे से दूर रहे। यह दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा है। तोते, तुम डरते क्यों हो? मैं राजकुमार हूँ। डर मेरे लिए नहीं बना। मुझे इस गड्ढे के रहस्य को जानना ही होगा। तुम यहीं रुककर मेरा इंतजार करो। राजकुमार राजवीर धीरे धीरे गड्ढे के पास जाते हैं। गड्ढे से आने वाली रोशनी की चमक इतनी तेज थी कि उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए चकाचौंध हो जाती है। राजकुमार, सावधान! यह गड्ढा बहुत ही मायावी लग रहा है। जैसे ही राजकुमार गड्ढे के करीब पहुंचते हैं और उसके किनारे को छूते हैं, अचानक जोरदार हवा का झोंका आता है। अरे, यह क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे खींच रहा है। तोता घबराकर उनकी ओर उड़ता है। राजकुमार, जल्दी वापस आ जाइए, यह गड्ढा आपको निगल लेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार जैसे ही गड्ढे को स्पर्श करते हैं, वो गड्ढा राजकुमार को अंदर की तरफ खींच लेता है। हे भगवान, यह क्या हुआ? राजकुमार गड्ढे के अंदर चले गए। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं है। मुझे जल्दी से जाके राजा को यह खबर देनी होगी। तोता अपनी पूरी ताकत से उड़ता हुआ महल पहुंचता है और राजा विक्रम को सारी बातें बताता है। महाराज, जल्दी चलिए, आपके पुत्र राजकुमार राजवीर एक रहस्यमयी गड्ढे के अंदर गिर गए हैं। वह बहुत खतरनाक जगह है। मुझे डर है कि वह किसी मुसीबत में न फंस जाए। क्या? या तुम क्या कह रहे हो तोते? मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हमें तुरंत वहां चलना होगा। गड्ढे के पास पहुंचते ही
राजा उसकी अद्भुत चमक देखकर हैरान हो जाते हैं। यह गड्ढा तो किसी मायावी शक्ति का प्रतीक लगता है। इसमें जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। तोता गड्ढे के चारों ओर चक्कर लगाता है और कहता है, महाराज सावधान रहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि यह गड्ढा राजकुमार को अंदर खींच ले गया। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं है। राजा गड्ढे के किनारे पर जाते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। जैसे ही वह उसका स्पर्श करते हैं, अचानक गड्ढा एक अदृश्य शक्ति के साथ राजा को अंदर खींचने लगता है। अरे, यह मुझे खींच रहा है। तोते, तुम महल जाकर मदद लाने की कोशिश करो। लेकिन राजा की बात खत्म होने से पहले ही गड्ढा उन्हें अंदर खींच लेता है। हे भगवान, अब राजा भी गायब हो गए। मुझे कुछ करना होगा। तोता गड्ढे के चारों ओर उड़ते हुए यह समझने की कोशिश करता है कि यह गड्ढा किस तरह काम करता है। तभी अचानक गड्ढे से एक अदृश्य शक्ति निकलती है और उसे भी अंदर खींच लेती है। राजा विक्रम जैसे ही गड्ढे के अंदर पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। चारों ओर अजीब सा अंधकार है और हवा में रहस्यमयी आवाजें गूंज रही है। यहाँ मैं कहाँ आ गया हूँ? यह जगह तो मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग लगती है। मेरा पुत्र राजवीर कहाँ होगा? अचानक एक भयानक हंसी गूंजती है। एक चुड़ैल अपने बड़े पंख फैलाते हुए हवा में प्रकट होती है। अरे राजा विक्रम, तुम्हारे पुत्र को पकड़ कर लाने का मेरा काम सफल हुआ। अब तुम्हारी बारी है। चुड़ैल राजा की ओर झपटती है और अपने लंबे नुकीले पंजों से उन्हें जकड़ लेती है। छोड़ो मुझे। तुम कौन हो और मेरे पुत्र को कहाँ ले गई हो? मैं यहाँ की रखवाली करती हूँ। तुम्हारा पुत्र अब तांत्रिक काल भैरव का कैदी है और अब तुम्हें भी वहीं ले जा रही हूँ। राजा को अपने पंजों में दबोचकर चुड़ैल उन्हें एक विशाल गुफा की ओर ले जाती है। हे भगवान, यह जगह तो सच में खतरनाक है। राजा को वह चुड़ैल कहाँ ले जा रही है? मुझे उनका पीछा करना होगा। तोता अपनी पूरी ताकत से राजा के पीछे पीछे उड़ने लगता है। चुड़ैल राजा को उड़ाकर एक गुफा के अंदर ले जाती है। तभी एक तांत्रिक प्रकट होता है। वह मेरी गुलाम है। अब मेरे ही कहने पर वह तुम्हें यहाँ लेकर आई है। तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? मैं तांत्रिक काल भैरव हूँ। वर्षों पहले तुम्हारे राज्य के एक राजा ने मेरा अपमान किया था। मैं तब से इस राज्य से बदला लेने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने राजकुमार को इस मायावी गड्ढे में फंसाया ताकि तुम यहाँ आ सको। अब तुम्हारे पुत्र के प्राण लेकर मैं अपनी तपस्या पूरी करूंगा और तुम्हारे राज्य पर राज कर लूंगा। तुम्हारा उद्देश्य कितना भी घातक क्यों ना हो, मैं तुम्हारे इस घिनौने कार्य को पूरा नहीं होने दूंगा। राजकुमार को मुक्त करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है राजा। तुम मेरी मायावी शक्तियों से नहीं बच सकते। इतना कहते ही तांत्रिक अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके राजा को पत्थर की मूर्ति में बदल देता है। इस बीच तोता गुफा के कोने में छुपकर सब देख रहा होता है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। अगर मैं तांत्रिक के मंत्र और उसकी शक्तियों का स्रोत पता लगा लूं, तो शायद राजा और राजकुमार दोनों को बचा सकता हूँ। तोते ने ध्यान से तांत्रिक और चुड़ैल की बातचीत सुनी। तांत्रिक ने चुड़ैल को आदेश दिया कि मेरी शक्ति उस चमत्कारी पत्थर में है जो गुफा के अंदर ही रखा है। उसे कोई छू न पाए। अगर वो पत्थर टूट गया
तो मेरी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। गुफा के एक कोने में उसने देखा कि एक चमचमाता हुआ पत्थर रखा था जिसके चारों ओर मंत्र लिखे हुए थे। वह पत्थर तक पहुंचा और अपनी चोंच से उसे गिराने की कोशिश करने लगा। तांत्रिक ने तोते की हरकत देख ली और वो क्रोधित हो गया। अरे, यह तोता यहाँ कैसे पहुँच गया? इसने मेरी योजना भांप ली है। मुझे आदेश दो स्वामी, मैं इसे तुरंत समाप्त कर देती हूँ। तांत्रिक ने चुड़ैल को तोता पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तोता अपनी फुर्ती से गुफा के चारों ओर उड़ता रहा। चुड़ैल उसे पकड़ने में असफल रही। इसी बीच तोता पत्थर को चोंच मारकर गिराने में सफल हो गया। पत्थर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और तांत्रिक की सारी शक्तियां समाप्त हो गई। नहीं, यह असंभव है। मेरी सारी शक्तियां चली गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चुड़ैल भी अपनी मायावी शक्ति खोकर एक साधारण स्त्री में बदल गई। दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जैसे ही पत्थर टूटा, गुफा के अंदर एक दरवाजा प्रकट हुआ। तोता तुरंत उस दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। दरवाजा खुलते ही अंदर राजकुमार राजवीर कैद मिले। धन्यवाद मेरे प्यारे तोते, तुमने मेरी जान बचाई। राजकुमार और तोता राजा को ढूंढते हुए आगे बढ़े। उन्होंने राजा को गुफा के अंदर पाया। पत्थर टूटने के बाद राजा की पुरानी मानव रूपी काया भी लौट आई थी। तोते, तुमने जो साहस दिखाया वह प्रशंसा योग्य है। मैं तुम्हारा यह ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। राजा का तोता असल में राजा विक्रम का रूप था, जिसे साधु के श्राप ने बदल दिया था। साधु ने कहा था कि राजा को अपनी सुंदरता के अभिशाप से तभी मुक्ति मिलेगी जब वह किसी की निस्वार्थ सहायता करेगा। जैसे ही तोते यानी कि राजा विक्रम ने राजकुमार और राजा की सहायता की, साधु प्रकट हुए। हे राजन, तुमने अपनी भूल का प्रायश्चित कर लिया है। तुम्हारे निस्वार्थ कर्म ने तुम्हें श्राप से मुक्त कर दिया। अब तुम अपने मानव रूप में लौट सकते हो। साधु के आशीर्वाद से राजा विक्रम अपने मानव रूप में लौट आए। राजा विक्रम ने तांत्रिक के बुरे प्रभाव को समाप्त कर दिया और राजकुमार राजवीर को सकुशल अपने महल तक पहुंचाया। जंगल और राज्य में फिर से शांति छा गई। राजा ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि बिना विचार किए किसी निर्दोष प्राणी को चोट पहुंचाना घोर अपराध है। राजा विक्रम ने जंगल की रक्षा और जीव जंतुओं के संरक्षण की शपथ ली। साधु ने राजा को आशीर्वाद देकर विदा ली और राजा अपनी प्रजा के साथ न्याय और करुणा से भरा जीवन जीने लगे। महाराज, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। हाँ महारानी वसुंधरा। महाराज, आपने क्या निर्णय ले लिया? आप भली भांति जानते हैं कि वहाँ जंगल समान जंगल नहीं है। इतनी देर से चलता ही जा रहा हो, बहुत थकान हो रही है, रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। अरे बड़े भैया, यह क्या हो गया आपको? आप तो पत्थर की मूर्ति बन गए। यह कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो साधु महाराज। और जैसे ही अर्जुन उन्हें वह हीरे का हार देता है, तभी अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। एक समय की बात है, विजयगढ़ नाम का एक राज्य था जहां पर महाराजा वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी वसुंधरा देवी का राज्य था। उनके दो बेटे थे, राजवीर और अर्जुन। दोनों राजकुमार बहुत वीर, साहसी और बुद्धिमान थे और दोनों ही एक महात्मा साधु से शिक्षा लेने के लिए उनके आश्रम गए थे। महाराज, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। हाँ महारानी वसुंधरा, कुछ ही दिनों में दोनों राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो जाएगी और फिर दोनों राजकुमार अपने राज्य वापस आ जाएंगे। पर यह तो अच्छी बात है ना, तो उसमें चिंतित होने वाली क्या बात है? हाँ, इसमें चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूँ
कि इस राज्य का अगला राजा आखिर दोनों राजकुमारों में से कौन बनेगा, और इस बात का फैसला मैं कैसे करूं? इतनी सी बात महाराज, मेरे पास इसका एक उपाय है। हम दोनों राजकुमारों की परीक्षा लेंगे और जो इसमें सफल होगा उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। महाराज को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने तय किया कि दोनों राजकुमारों की परीक्षा लेकर यहाँ देखा जाएगा कि कौन अधिक योग्य है। आओ मेरे राजकुमारों, आओ। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो और तुम दोनों ने एक महान गुरु से शिक्षा भी ले ली है। अब तुम दोनों में से किसी एक को इस राज्य का राजा बनना है, जिसके लिए तुम दोनों को एक परीक्षा से गुजरना होगा। जो उस परीक्षा को पास करेगा वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। पिताजी, परीक्षा रखने की जरूरत ही क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप बड़े भैया राजवीर को राजा बना दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बड़े भैया राजवीर को इस राज्य का नया राजा घोषित कर दीजिए। अर्जुन, क्या तुम राजा नहीं बनना चाहते या मेरे परीक्षा से भयभीत हो गए? पिताजी, मेरे मन में परीक्षा का कोई भय नहीं है, लेकिन मैं अपने बड़े भाई को किसी कठिन परिस्थिति में नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि राजा बनने की दौड़ में हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना पड़े या फिर मुझे अपने भाई को हराना पड़े। मेरे लिए बड़े भैया का सम्मान सबसे बढ़कर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें ही राजा घोषित करें। नहीं पिताजी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और अर्जुन, तुम मुझे क्यों कमजोर समझ रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? तो फिर तुम मुझे कमजोर क्यों मान रहे हो? या फिर यह हो सकता है कि असल में तुम ही मेरे सामने खड़े होने से डर रहे हो? ठीक है भैया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस परीक्षा को पास करूं, तो मैं जरूर इस परीक्षा में भाग लूंगा। पिताजी, बताइए क्या है आपकी परीक्षा? पुत्रों, तुम दोनों को अपने राज्य की आखिरी सीमा के पास जाना होगा, जहाँ वनतलिया नाम का एक जंगल है। उस जंगल में एक जादुई गुफा है जिसमें एक हीरे का हार है। जो भी उस हीरे को हार को लेकर आएगा वही बनेगा इस राज्य का अगला राजा। फिर अर्जुन और राजवीर अपने पिताजी को सहमति जताते हुए कहते हैं, ठीक है पिताजी, हम कल ही उस जंगल के लिए निकलेंगे। महाराज, आपने क्या निर्णय ले लिया? आप भली भांति जानते हैं कि वहाँ जंगल समान जंगल नहीं है, बल्कि एक जादुई खतरनाक जगह है। वहाँ पल भर में हालात बदल सकते हैं और यदि कोई सावधानी और समझ से काम ना ले तो वहाँ से लौटना ही मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपने अपने पुत्र को जंगल में क्यों भेज दिया? मंत्री जी, मुझे अच्छी तरह पता है कि जंगल में हर कदम पर चुनौती है। वहाँ की कठिनाइयों से केवल बुद्धि और धैर्य से निपटा जा सकता है, लेकिन यह भी समझ लीजिए कि उन्हें वहाँ भेजना मेरे लिए बहुत आवश्यक था। महाराज, ऐसा क्या कारण था कि उन्हें वहाँ जाना अनिवार्य हो गया? मंत्री जी, समय आने पर आपको भी समझ आ जाएगा कि उनका वहाँ जाना क्यों इतना आवश्यक था। अब राजा के दोनों बेटे राजवीर और अर्जुन दोनों जंगल की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इतनी देर से चलता ही जा रहा हो, बहुत थकान हो रही है, क्यों ना किसी पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लिया जाए। अर्जुन, हाँ भैया, थकान तो हो रही है, चलो फिर कहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोनों लोग एक पेड़ की छांव में बैठकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन जागता है और देखता है कि राजवीर वहाँ नहीं है। अरे, बड़े भैया कहाँ चले गए और मुझे बताया भी नहीं? लगता है मैंने बहुत ज्यादा ही आराम कर लिया, अब मुझे जाना चाहिए। लगता है भैया उसी तरफ गए होंगे। पानी, पानी, कोई पानी दे दो। यह आवाज कहाँ से आ रही है? कोई तो पानी के लिए पुकार रहा है, मगर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर अर्जुन को एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ दिखता है। अरे, आप प्यासे लग रहे हैं, रुकिए, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन जल्दी से जाकर नदी से पानी लेकर उस बूढ़े व्यक्ति को पिला देता है। बूढ़ा व्यक्ति, धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, वरना मैं तो यहाँ प्यासा ही मर जाता। नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहे काका, वैसे आपका घर कहाँ है? चलिए, मैं आपको अपने घोड़े पर बिठाकर आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से निकल जाता है। पता नहीं भैया किस दिशा में गए होंगे। अब मुझे अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए, शायद आगे कई भैया मिल जाए। दूसरी ओर राजवीर आगे बढ़ते हुए एक थके हारे व्यक्ति से मिलता है। आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा,
मैं पास में ही रहता हूँ। यह लकड़ियाँ चुनने आया था, पर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं बचा है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ के ला सकते हो? इस जंगल में बहुत फल लगे हुए हैं। राजवीर अपने मन में सोचते हुए, अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुका तो मेरा छोटा भाई मुझसे पहले पहुंचकर वह हीरे का हार लेकर पिताजी को दे देगा, जिससे वह राजा बन जाएगा और मैं इस परीक्षा में हार जाऊंगा। इतना सोचने के बाद राजवीर कहता है, माफ करना, मुझे जरा जल्दी है, मुझे कहीं पहुंचना है जरूरी काम से, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर राजवीर वहां से आगे की ओर निकल जाता है। कोई है, मेरी मदद करो। साधु महाराज, आपको क्या हुआ है? बेटा, मेरे पैर में सांप ने काट लिया है, जहर फैल रहा है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पास की नदी के किनारे एक पेड़ है जिस पर जड़ी बूटी लगी है, वो जड़ी बूटी लेकर आ सकते हो क्या? जहर को खत्म कर सकती है वो जड़ी बूटी। राजवीर फिर से मन में सोचता है, अगर नदी बहुत दूर हुई तो मुझे पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा और अर्जुन मुझसे पहले ही हार को लेकर पहुंच जाएगा, मुझे जल्दी करनी चाहिए। फिर राजवीर साधु को कहता है, साधु महाराज, मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता कि वो जड़ी बूटी कहाँ है और मुझे एक जरूरी काम के लिए जल्दी पहुंचना है। इतना कहकर राजवीर बिना मदद किए वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ अर्जुन, अरे यह कौन है इस घने जंगल में? काका, आप यहाँ इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं पास में ही रहता हूँ, यहाँ लकड़ियाँ चुनने आया था, पर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं बचा है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ के ला सकते हो? इस जंगल में बहुत फल लगे हुए हैं। हाँ, जरूर लेकर आऊंगा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी कुछ फल लेकर आता हूँ। अर्जुन तुरंत जाकर जंगल से कुछ फल तोड़ लेता है और फिर लाकर उस बूढ़े आदमी को दे देता है। काका, यह लीजिए, आप ये फल खा लीजिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। धन्यवाद बेटा, मेरी मदद करने के लिए। जिस काम के लिए आए हो उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अर्जुन अब आगे की यात्रा पर निकल पड़ता है। आगे यात्रा में अर्जुन को वही जख्मी साधु दिखाई देते हैं जो राजवीर को दिखाई दिए थे। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अरे साधु महाराज, आपको क्या हो गया है? बेटा, मेरे पैर में एक सांप ने काट लिया है, जिससे मेरे पैर में बहुत खून बह रहा है और दर्द भी बहुत हो रहा है। इस जंगल में ढेर सारी जड़ी बूटियां लगी है जो सांप के जहर को खत्म कर सकती है। बेटा, क्या तुम वह जड़ी बूटी मेरे लिए लेकर आओगे? हाँ साधु महाराज, मैं जरूर लेकर आऊंगा, मगर क्या आप मुझे जड़ी बूटी की पहचान बता सकते हैं? बेटा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है, उसके पास में एक बहुत पुराना सा वृक्ष है, बस उस वृक्ष के नीचे ही तुम्हें सुनहरे रंग की जड़ी बूटी दिखाई देगी, उसे ही तोड़कर मेरे पास ले आओ। ठीक है साधु महाराज, मैं अभी जाकर वहाँ जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। अर्जुन नदी की ओर जाता है। नदी के पास पहुँचने के बाद लगता है यही वह नदी है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। इसके पास में एक पुराना सा वृक्ष होगा। हाँ, ये वही है। हाँ, ये रहा वो पुराना वृक्ष और ये रही वो जड़ी बूटी। मुझे जल्दी से इन्हें तोड़कर साधु महाराज की जान बचानी होगी। अर्जुन जल्दी से जड़ी बूटियों को तोड़कर साधु महाराज के पास वापस जाता है और उनके जख्म पर वो जड़ी बूटी लगाता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो। तुम्हें तुम्हारे काम में जरूर सफलता मिलेगी। आगे अर्जुन को एक जादुई कुएं से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। अरे यहाँ क्या है? इस कुएं से तो रोशनी निकल रही है। यहाँ कैसा कुआं है? मैं एक जादुई कुआं हूँ और मेरे पास सोना, चांदी, हीरे, मोती सब है। मेरे पास अनंत धन है। अगर तुम चाहो तो यह सब तुम्हारा हो सकता है। आओ, मेरे अंदर आओ और ले लो जितना चाहो। क्या सच में मैं जितना चाहूँ उतना खजाना ले सकता हूँ? सोना, चांदी, हीरे, मोती, क्या ये सारा का सारा मेरा हो सकता है? हाँ, यह सब तुम्हारा हो सकता है। लेकिन क्या? मेरे लिए इस समय इस धन से ज्यादा जरूरी मेरे लिए पिताजी की परीक्षा है, जिसके लिए मुझे अभी और आगे जाना है। मुझे क्षमा करे, मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है,
कृपया आप इस धन को उन गरीबों को दे दे जिनको धन की सख्त जरूरत है। इतना कहकर अर्जुन आगे की ओर निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक साधु महाराज प्रकट होते हैं। ये वही साधु महाराज थे जिनकी अर्जुन ने पहले मदद करी थी। साधु महाराज आप? हाँ राजकुमार अर्जुन, यह सब तुम्हारी परीक्षा ही थी जिसमें तुम सफल हुए हो। जाओ राजकुमार, तुम अब लक्ष्य के बहुत करीब हो। धन्यवाद साधु महाराज। थोड़ी ही दूर जाने पर अर्जुन को एक गुफा दिखाई देती है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में पिताजी ने बताया था और इसी के अंदर वह हीरे का हार मिलेगा। गुफा में इधर उधर देखने के बाद उसे वह हीरे का हार दिख जाता है। हाँ, ये रहे वो हीरे का हार जिसे पिताजी ने लाने को कहा था। उस हीरे के हार को लेकर अर्जुन गुफा के बाहर आ जाता है। यह हीरे का हार तो मुझे मिल गया, लेकिन बड़े भैया कहीं नहीं मिले। क्या वो यहाँ आए थे भी या नहीं? अगर यहाँ आए थे तो इस हीरे के हार को क्यों नहीं ले गए? और अगर यहाँ नहीं आए तो बड़े भैया कहाँ चले गए? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा और बड़े भैया का पता लगाना होगा। अर्जुन वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी उसे एक तोता दिखाई देता है जो बोलता है, राजकुमार अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम्हारे बड़े भैया कहाँ हैं। अरे तोते, तुम तो बिल्कुल हम इंसानों की तरह बात करते हो। हाँ राजकुमार, मैं एक बोलने वाला तोता हूँ और मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। मैंने देखा है कि तुम्हारे बड़े भैया उस कुएं के अंदर गए थे जिसमें से आवाज आती है कि खजाना लेने आओ, खजाना लेने आओ। तो इसका मतलब बड़े भैया उस खजाने वाले कुएं में गए थे, लेकिन वह कुआं तो मायावी कुआं था। साधु महाराज ने कहा था कि वह एक परीक्षा है, कहीं बड़े भैया कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गए, मुझे जाना होगा। अर्जुन भी उस कुएं की तरफ निकल जाता है और कुएं में जाकर देखता है, अरे बड़े भैया, यह क्या हो गया आपको? आप तो पत्थर की मूर्ति बन गए, यह कैसे हो गया? इतना कहते ही अर्जुन उस मूर्ति को हाथ लगाता है, जिससे राजवीर फिर से इंसान बन जाता है। अरे वाह, मैं इंसान बन गया, मैं वापस इंसान बन गया, मैं ठीक हो गया। अर्जुन, मैं ठीक हो गया। पर तुम्हारे हाथ लगाने से मैं पत्थर की मूर्ति से इंसान कैसे बन गया? तभी साधु महाराज वहाँ फिर से प्रकट होते हैं, क्योंकि अर्जुन एक नेक दिल, दयालु और सच्चा इंसान है जिसके स्पर्श से तुम वापस इंसान बन गए हो। तुम्हें पत्थर की मूर्ति सिर्फ एक सबक देने के लिए बनाया गया था। मुझे माफ कर दो साधु महाराज, अब से मैं भी एक सच्चा और ईमानदार इंसान बनकर दिखाऊंगा। मैं किसी से छल नहीं करूंगा और ना ही कभी लालच करूंगा। अर्जुन, तुम भी मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे भी छल किया था। तुम्हें पेड़ के नीचे सुलाकर मैं खुद वहां से हीरे का हार लेने निकल पड़ा था ताकि मैं राजा बन सकूं। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि छल करके कोई जीत नहीं सकता। दोनों भाई महल की तरफ लौटते हैं और अर्जुन अपने पिता राजा वीरेंद्र सिंह को वह हीरे का हार सौंपता है। बहुत अच्छा काम किया अर्जुन, अब समय आ गया है कि इस हीरे के हार को महारानी वसुंधरा को दे दिया जाए। महारानी वसुंधरा दरबार में आगे बढ़ती है और जैसे ही अर्जुन उन्हें वह हीरे का हार देता है, तभी अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। सभी चकाचौंध हो जाते हैं। यह क्या हो रहा है? धीरे धीरे महारानी का रूप बदलने लगता है, उनका चेहरा नीला पड़ जाता है और कुछ ही क्षणों में वह एक विशाल नागिन में तब्दील हो जाती है। तुम तो महारानी वसुंधरा नहीं हो, तुम कौन हो? फिर नागिन क्रोधित आवाज में कहती है, हाँ, मैं वसुंधरा नहीं हूँ, मैं एक नागिन हूँ जो वर्षों से तुम्हारे राज्य को बर्बाद करने की योजना बना रही थी। मैं यहाँ से तुम्हारे राज्य की संपत्ति और ताकत को हथियाने आई थी। सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। तुम नागिन हो, लेकिन असली महारानी वसुंधरा कहाँ है? तुम्हारी असली महारानी को मैंने कैद कर लिया है। इतने दिनों से मैं शांत थी क्योंकि मेरी शक्तियाँ इस हीरे के हार में कैद थी। यह हार केवल एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही ला सकता था, इसलिए मैंने राजा वीरेंद्र सिंह को इस परीक्षा का सुझाव दिया और तुम राजकुमारों को इसे लाने भेजा। राजा वीरेंद्र सिंह और दोनों राजकुमार यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। नागिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने ही वाली होती है कि तभी अर्जुन अपने जेब से एक चमचमाती मणि निकालता है। उस मणि को देखने के बाद नागिन हक्का बक्का रह जाती है। यह मणि तुम्हारे पास कैसे आई? इसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगी। नागिन मणि को देखने के बाद डर जाती है और जैसे ही नागिन अर्जुन की ओर बढ़ती है, अर्जुन मणि को जोर से जमीन में पटक देता है। मणि के टूटते ही नागिन धीरे धीरे गायब होने लगती है। अर्जुन, यह मणि तुम्हारे पास कैसे आई?
पिताजी, जब हम उस जादुई जंगल में थे तो मुझे एक तोता मिला था। वह कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि एक जादुई तोता था। वह बिल्कुल हम इंसानों की तरह बातें करता था। उसी ने मुझे बताया कि असली महारानी वसुंधरा के स्थान पर एक नागिन आ चुकी है और इस मणि में उसकी जान बसी है। तो यह सब उस नागिन की योजना थी। हाँ, उस तोते ने मुझे यह भी बताया कि इस मणि को तोड़ने से ही नागिन का अंत होगा। उसी जंगल में मुझे एक साधु महाराज भी मिले थे जो सर्प के काटने से घायल हो गए थे। अच्छा, वह साधु महाराज, वो तो मुझे ही मिले थे। उनकी मदद के लिए मैं नदी किनारे से जड़ी बूटी लेने गया था और वहीं मुझे यह चमचमाती मणि मिली। यह मणि इतनी सुंदर थी कि इसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और मैंने इसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। सच में पिताजी, वो एक जादुई जंगल है। राजा वीरेंद्र सिंह और राजवीर अर्जुन की बात सुनकर चौंक गए। राजा ने अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा, पुत्र, तुमने न केवल अपनी बुद्धिमानी और वीरता से राज्य की रक्षा की है, बल्कि अपने बड़े भाई और असली महारानी वसुंधरा की बचा लिया है। राजा तुरंत आदेश देते हैं कि असली महारानी वसुंधरा की खोज की जाए। कुछ ही समय के बाद महल के गुप्त कक्ष में असली महारानी को कैद से मुक्त कर लिया जाता है। वह कमजोर थी लेकिन सुरक्षित थी। बेटा अर्जुन, तुमने अपनी सच्चाई और साहस से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि मेरे जीवन को भी सुरक्षित किया। मुझे तुम पर गर्व है। अब समय आ गया है कि हम अपने राज्य के नए उत्तराधिकारी का चयन करें। अर्जुन, तुम्हारी वीरता, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता ने यह साबित कर दिया है कि तुम इस राज्य के योग्य राजा हो। मैं घोषणा करता हूँ कि तुम विजयगढ़ के अगले महाराज बनोगे। पिताजी, यह राज्य बड़े भैया का भी है। अगर आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं तो मैं तब तक यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता जब तक भैया भी इसके लिए सहमत ना हो। अर्जुन, तुम इस राज्य के सच्चे राजा हो। तुम्हारा दिल सच्चाई और अच्छाई से भरा है, बल्कि मेरे जीवन को भी सही दिशा दी। मुझे तुम पर गर्व है और मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि तुम ही विजयगढ़ के राजा बनने के सबसे योग्य हो। राजा वीरेंद्र सिंह ने सभी के सामने राजकुमार अर्जुन को विजयगढ़ का नया राजा घोषित कर दिया। राज्य में जश्न का माहौल बन गया और हर कोई अर्जुन की जय जयकार करने लगा। राजा अर्जुन ने अपने राज्य को न्याय, सद्भाव और प्रेम से चलाया। उन्होंने अपने बड़े भाई राजवीर को अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार बनाया और दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्धि और शांति की ओर आगे बढ़ाया। असली महारानी वसुंधरा के लौटने के बाद राज्य में फिर से खुशहाली आ चुकी थी और विजयगढ़ हमेशा के लिए एक महान और शक्तिशाली राज्य बना रहा।